हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सिंह आप सभी छात्रों का बोर्ड कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम देखो 9 की प्रश्नावली से संबंधित जो आपकी महत्वपूर्ण समस्याएं हैं उनकी बात करने वाली है। इसी श्रृंखला में देखो कुछ क्वेश्चन है जो आपने डाउट क्वेश्चन के द्वारा मेरे से पूछे हैं। इसी में आपने सबसे पहले मेरे को 5.2 है, उसमें 9 का और 10 का क्वेश्चन पूछा है। तो पहले मैं आपको वो दोनों क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। 5.2 में 9 का और 10 का। देखो 9 का प्रश्न क्या लिखा है, एक समांतर श्रेणी में 60 पद है जिसका प्रथम बंटवारा कितना। प्रथम और अंतिम पद आपको दिया गया तो 7 और इसमें सारे, ठीक है। यानी एपी में सारे कितने हैं, एन का मान 60 का 60 पद है सारे, जिनमें से प्रथम पद है वो कितना है, 7 आ रहा है, ए का मान 7, और इसका जो अंतिम पद है वो आ रहा है 125, यानी जो एन है वो 125 है। तो उसका आपको 32वां पद याद करना है और आप करेंगे इसका 32वां पद आपको याद करना है। तो देखिए एपी का कोई भी जो पद निकालना था उसके लिए आपको क्या चाहिए, इसमें ए और डी का मान चाहिए। तो मैं यहाँ पर ना तो ए का मान बताओ, नहीं हमें डी का मान पता है। तो सबसे पहले मिलेगा, देखो ए मान चलो हमें पता है, लेकिन डी का मान पता नहीं, तो डी आप इसे निकालना पड़ेगा पहले आपको। यानी ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस ई होता है। यहाँ 125 बराबर आ रहा है 7 प्लस 60 माइनस 1 इंटू डी आपको ज्ञात करना है। 7 का बदलियो 125 माइनस 7 बराबर है 59 डी, इन्हें घटा लो दोनों को भी। 118 बराबर आ गया 59 डी, 118 के भाग में आ गया 59 बराबर डी, और डी का मान मेरे पास क्या आ गया 2। तो ये तो आपने पहले क्या प्राप्त कर लिया, डी प्राप्त कर लिया, और ए का मान पहले से आउट था 3। अब आपको क्या निकालना था, इसमें 32वां पद निकालना था जो होता है ए प्लस 31 डी। ए का मान तो क्या था 7, 31 गुणा डी का मान आया 2, 7 प्लस ये 62, और आपको कितना है इसमें देता है। तो ऐसे आपको जो अपना 32वां पद था वो आपको इस तरह से ज्ञात करना था। तो ये हमने पढ़ा भी कौन सा, सवाल नंबर 9। अब देखो इसी श्रृंखला में आपने मेरे से 5.2 में 10वां प्रश्न है वो पूछा है, तो चलो उसको दिखवा देता हूँ। 10वां सवाल जो 10 के प्रश्न में क्या दिया गया है, इसमें ये दिया गया आपको, यानी कि 4 संख्याएं हैं वो समांतर श्रेणी में, और इन संख्याओं का योग तो 50 आ रहा है। सबसे बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या क्या रही, 4 गुनी, ठीक है ना। तो पहले आपको मानिए माना 4 संख्याएं बराबर, तो जब भी आपको ये 4 संख्याएं वगैरह सब मानना होता है ना, तो आप हमेशा में क्या मानेंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। देखो ये आप इस तरह से भी मान सकते हैं। और जब आपको 3 संख्या माननी तो क्या मानिए आपको, a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये मान सकते हो आप। लेकिन जब 4 माननी हो तो आपको ये मानिए। अब देखिए प्रश्नानुसार आपके पास क्या है, पहली शर्त में तो ये लिखा है कि यदि संख्याओं का योग 50 है, भाई इन सबको आप अगर जोड़ोगे a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, तो इनका योग क्या आएगा, 50 आएगा। मतलब अब यहाँ पर जो मेरे पास जो a है वो सारे कितने हो गए, 4 हो गए। दो d कट रहे आपके सीधे, और 4 है बराबर आ गया मेरे पास 50, a का मान आ गया 50/4, और a का मान क्या आ गया मेरे पास, सॉरी 50 है, ठीक है ना। a का मान आ गया मेरे पास कितना, 25/2, ठीक है। तो पहले आपने क्या निकाल लिया है, जो a है उसका मान आपने 25/2 प्राप्त कर लिया है। फिर जो क्या लिखा है कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी की 4 गुनी है, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमारी, प्लस 3d मान लो, यह सबसे छोटी की 4 गुनी आ रही किसकी, a माइनस 3d की। क्यों छोटी, तो ये होगी ना, अगर हमारा मान लो d धनात्मक है तो ये क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। अब यहाँ पर मान रहा है प्लस 3d बराबर 4a माइनस 12d। अब सारा मान इधर एक बार इधर दे उसको, ठीक है ना, a प्लस 3d माइनस 4a प्लस 12d बराबर 0। अब यहाँ माइनस का 3 बच रहा है, यहाँ पर 15d है बराबर 0 आ रहा है। तो इस वजह से आपने क्या कर लिया, 3 कॉमन लिया पहले बार, तो माइनस a प्लस
5d बराबर 0। और अब देखिए इसके बाद में क्या करना है, 3 आपको अगर 0 चला गया तो -a + 5d बराबर क्या आ गया 0, और ये बराबर मेरे पास क्या आ गया 5d। ये तो आपने पहले क्या प्राप्त कर लिया है, एक इनमें जो विशिष्ट संबंध है वो आपने प्राप्त कर लिया है। अब देखो आपको पता है कि a का मान पता है पहले से आपको कितना 25/2, तो बराबर मेरे पास क्या है, इसको सुनने का मान तो बात नहीं, ठीक है, तो मेरे पास है 5d, 5 से घटा डी 5 बार, और डी आएगा मेरे पास कितना 5/2, ये डी निकाला आपने, ये निकाला। अब आपको अपने वो चारों संख्या क्या करनी है, प्राप्त करनी है। तो देखिए चारों संख्या क्या बन जाएगी आपकी, पहली संख्या आपने मानी थी, यानी आपकी हो गई प्रथम संख्या जो आपकी थी a-3, यानी a का मान तो आ गया 25/2, -3 गुना d का मान है 5/2, सरल कर लो, 2 लघुत्तम 25 - 15 यानी 10/2, और पहली संख्या में मेरे पास केवल का मान आ गया 5 आ गया, ठीक है ना। और देखो द्वितीय संख्या, द्वितीय संख्या आपकी थी a-d, मतलब a2 का मान क्या आएगा मेरे पास 25/2 माइनस, और डी का मान है 5/2, 2 लोग तो आ गया 25 - 5 20/2 यानी 10 आ रहा है, तो दूसरा पद मेरे पास क्या आ गया है 10 आ गया। अब देखो बात करते हैं तीसरे पद की, जो है a + 2d, यानी 25/2 + 2 गुणा 5/2, 25/2 + 10/2, और सरल करने पर माना होते तो इसमें क्या जाएगा अभी, देखो यहाँ पर आप माने पर फिर से देखो सही रखना माना, मैंने क्या सॉरी यहाँ पर डी लिखा नहीं +d है, तो यहाँ पर माना आपका है 25/2 + 5/2, 2 लघुत्तम 25 + 5 सॉरी बटन 2 30/2 यानी 15, ये तीसरा पद आ गया। ऐसे आप चौथा पद निकालेंगे तो जाएगा a + 3 d, तो 25/2 + 3 गुणा 5/2, इसको सॉल्व कर लोगे तो बराबर 25/2 + 15/2, 25 + 15/2 यानी 40/2, संख्या आ गई आपकी 20। तो चारों संख्या क्या होगी आपकी, चारों संख्याएं 5 10 15 होगी, ठीक है ना। इस तरह से आपको अपनी चारों संख्याएं थी वो प्राप्त करनी थी। तो ये हमने भी पढ़ा है। सवाल नंबर जो आपका था कौन सा 10वां सवाल, तो 10 के सवाल के बारे में आपने भी ये पढ़ा है। उसके बाद हम बात करें इसकी, उस देखो जो 9 की प्रश्नावली की समस्या है आपकी, उनकी हम बात कर लेते हैं। ये देखो आपका 5 की प्रश्नावली संबंधित 2 प्रश्नों का अध्ययन। आप आगे वाले प्रश्न लिखिए। और देखो अब 9 की प्रश्नावली है, उसके संबंधित जो सवाल है उनके लिए वो बात करने वाले हैं, जिसमें हालांकि देखो आपने कुछ अपनी पहले प्रॉब्लम पूछी, मैं उनकी बात कर लेता हूँ। उन्हीं प्रॉब्लम में पहले आपने पूछा मेरे से, एक तो मतलब जो 5.9.1 है उसमें आपने 10 और 11वां सवाल पूछा है। तो सब उसका देखो आप 9.1 में 10 और 11वां सवाल, साथ में आपने 15 सवाल पूछ रखे हैं। तो देखो अब उन सबकी बात कर लेते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, जो 10वां और 11वां सवाल है उनकी देखो बात कर लेते हैं। 10 के सवाल को चाहे कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु सरेख है, मतलब जो 10वां प्रश्न उसमें आपको सरेख सिद्ध करना है। बिंदु क्या है आपके पास 1 1 -2 7 और 3 -3, ये सिद्ध करना है कि सरेख है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, एक को तो आप बिंदु मान लेंगे, एक को भी मान लेंगे, एक को सी मान लेंगे। तो ये आ रहा है 1 1 -2 7 और 3 -3। इनको सरेख सिद्ध करने का मतलब क्या होगा कि आपको इनके बीच की दूरी निकालनी है, दूरी ए बी निकालनी है, बी सी निकालनी है और ए सी निकालनी है। ये सभी दूरी आपको क्या करनी है, प्राप्त करनी है। तो देखो हम बारी बारी से जो सभी दूरी है वो प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा दूरी ए बी बराबर
रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो ए और बी के अनुसार आपको मान रखना है। ये तो x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो मान आएगा -2 माइनस x1 का 1 का होल स्क्वायर, y2 का 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये -3 का स्क्वायर आ रहा है, ये 6 का स्क्वायर है। और जब आप इसको आगे और सॉल्व करते हो तो ये तो हो जाएगा आपका 9, ये 36, रूट 45 मात्रक आ गई। और इसको आप क्या लिखते हो, देखो 9 पंजे 45 होता है ना, तो इसको आप 3 रूट 5 मात्रक भी आप इसको कर सकते हो। ये तो आपने क्या प्राप्त किया है, जो दूरी ए बी है वो आपने प्राप्त की है। उसके बाद वो आपको निकालनी है दूरी बी सी। दूरी बी सी बराबर, तो बिंदु बी और सी का हमारे सूत्र वही काम आएगा आपका सेम वाला ऊपर वाला। इस बार लेके चेंज होगा, ये तो x1 y1 हो गया है और ये x2 y2 हो गया, तो मान आएगा 3 माइनस ये प्लस 2 हो गया का होल स्क्वायर, फिर y2 -3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब इसको आप आगे सॉल्व करोगे, ये तो आएगा 5 का स्क्वायर, ये -10 का स्क्वायर। अब इनको जब आप आगे और भी प्रसार करते हो तो देखो आपके पास क्या आने वाला है, जो 5 का स्क्वायर है वो हो गए 25 और 10 का हो गया कितना 100, इन्हें रूट 125 मात्रक आ रही है। और इसको आप क्या लिख दोगे 5 रूट 5 मात्रक। ये आपने क्या प्राप्त कर लिया है, जो दूरी BC है वो आपने प्राप्त कर ली है। उसके बाद देखो हम आगे बात कर लेते हैं और किसकी। अब जो आपकी दूरी आएगी वो आएगी AC। इस बार बिंदु ए और सी काम दे ठीक है, तो जब आपने दूरी AC बराबर रूट में वो सूत्र हो गया आपका सेम x1 y1 x2 y2, तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ तो मेरे पास आ रहा 2 का स्क्वायर और यहाँ पर आ रहा -4 का स्क्वायर। और जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो आप जानते हैं इसका तो 4 होता है, इसका होता है 16 और ये रूट 20, इसको आप 2 रूट 5 कर सकते, 2 रूट 5 मात्रक। तो ये अभी आपने क्या प्राप्त किया, जो तीनों दूरी है ना ए बी बी सी और ए सी है उनका हमने मान प्राप्त कर लिया है। अब सरेख दिखाने का देखो मतलब क्या होता है, सरेख दिखाने का मतलब होता है कि जो सबसे लंबे वाली दूरी है ना वो छोटे वाले दोनों दूरी की बिल्कुल बराबर रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो अब जरूरी नहीं कि जो बिंदु आपके इस क्रम लिखे इसी क्रम में है, ये तो हमने एक बार अपने हिसाब से माने हैं। बाकी आपका बिंदु सी भी बीच में हो सकता है या बी भी ए भी बीच में हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, तो सबसे लंबी दूरी यही लेने का, कौन सी BC। BC आपने एक तरफ ली और AB प्लस AC आपने एक तरफ ली। ये 5 रूट 5 है और ये 3 रूट 5 है और ये 2 रूट 5 है। तो देखो ये 5 रूट 5 को रखना आपको सेम, इनमें जो रूट जोड़ोगे ना तो ये 5 रूट 5 मात्रक आएगा। तो देखो दोनों बिल्कुल समान आ रहे हैं, क्योंकि रूट की संख्या कभी सीधे नहीं जुड़ती है, तो उनको आपको इस तरह से जोड़ना होता है। इसका मतलब ABC बिंदु सरेख है, तो इनको इस तरह से आपको सरेख का दिखाना है। तो ये तो हमने बड़ा कौन सा 20 वाला जो 10वां था वो बड़ा आपने इसी श्रृंखला में आपने मेरे से सवाल में 11 पूछा है, तो 11 आप चलो देखो। जो 11वां तो प्रश्न आपका है, इसमें क्या दिया गया आपको, इसमें आपको दिया गया है यानी x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करो, जो बिंदु -2 -5 और 2 -3 से केवल समान दूरी करो। जैसे मान लो हमारे पास ये निर्दिष्ट रेखा की है x अक्ष और माने हुए x है, आपको इस अक्ष पर कोई बिंदु निकालना है, तो क्या मानेगा p को आप x को 0 मान लेंगे। ध्यान रखना अगर आपको इस y अक्ष पर मानना है तो आपको क्या मानना पड़ेगा 0, और अगर आपको x अक्ष मानना है तो क्या मानना पड़ेगा आपको x, 0, क्योंकि x अक्ष पर y का मान 0 होता है, y अक्ष पर x का मान 0 होता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब ये बिंदु क्या है, दो बिंदु संदर्भ, एक तरफ आपको बिंदु ए मानना है, एक तरफ आपको बिंदु बी मानना है। तो ए तो मेरे पास कितना आएगा -2 -5 आएगा, और बी मेरे पास कितना आएगा 2 -
3 आएगा। ये जो आपने एक्स एक्स पर बिंदु माना है ये इन दोनों बिंदुओं से बिल्कुल क्या रहा है, समदूरस्थ आ रहा है। समदूरस्थ का मतलब ये हुआ कि ये एपी दूरी इस बीपी के बिल्कुल क्या है, समान है। तो इसका हल आप ऐसे करेंगे, पहले मान लेंगे, माना एक्स एक्स पर कोई बिंदु पी एक्स 0 है। अब देखिए इसमें आपको प्रश्नानुसार शर्त लगानी है। कौन सी? कि जो दूरी आपकी एपी है वो दूरी बीपी के बराबर है। इधर आप इसमें दूरी सूत्र का प्रयोग कर लो। और इधर भी आप इसमें क्या करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। अब देखो जब आप एपी की बात करें तो मतलब आपका बिंदु ए और पी आपको कहाँ में लेना है। तो ए को तो मानेंगे आप x1 y1 और इसको क्या मानेंगे आप x2 y2। अब मान रखना आपको x माइनस x1 का मान माइनस है ना, तो प्लस 2 का स्क्वायर हो गया, y2 0 माइनस ये खुद माइनस क्या बन गया, प्लस 5। अब देखो इधर वाली साइड में आपको b और p की बात करें तो b तो मैंने क्या मान लिया है, x1 y1 और ये x2 y2। अब मान रखना आपको तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर और 0 माइनस ये खुद माइनस क्या बन गया, प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखो ये तो एक बार आप इसको लिख दो सेम, पहले ये 0 और 5 5 हो गया, 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25 हो गया। इस तरह आप इसको एक बार सेम लिख दो और यहाँ पर 0 3 कितने हो गए, 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा। अब चाहो तो आप इसे रूट के अंदर पहले ये जो वर्ग उनको खोल लो आप, यानी x माइनस 2 का x प्लस 2 का स्क्वायर कर दो। अगर नहीं खोलते हो तो इनको आप बाद में कर सकते हो। तो सीधा पहले आपने क्या करा, दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर दिया। जैसे आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो आपको इस बात का अच्छी तरह पता है कि जो रूट के अंदर से आप ये रूट के बाहर आ जाएगी। तो x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 25 बराबर आ गए हैं x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 9। तो ये आपने दोनों पक्षों का पहले वर्ग करके जो संख्या है उनको आपने रूट से बाहर प्राप्त कर लिया है। अब इधर x प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 होता है, प्लस में 25 और उधर क्या होगा उसका x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और प्लस में 9 बराबर के दोनों तरफ समान संख्या समान चिन्हों को आप काट सकते हो। अब 4x है, इस माइनस 4x को इधर और प्लस का हो गया, ये 25 को उधर ले जा, 9 माइनस 25 8x बराबर आएगा माइनस का 16, ये माइनस 16/8 x का मान मेरे पास क्या प्राप्त हो गया है, माइनस का जो 2 है वो आपने प्राप्त कर लिया है। इसका मतलब जब आपने माइनस 2 प्राप्त किया है तो ये जो आपका इसका उत्तर है, तो वापस आपको बिंदु बनाना पड़ेगा ना। तो आप लिखोगे आता है बिंदु जो P के निर्देशांक वो कितने आएंगे, माइनस 2, 0 आएंगे। ये आपको इसमें क्या करना था, प्राप्त करना था। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा। अभी कौन सा सवाल है, जो 11 का सवाल था वो आपने भी पढ़ा है। अब इसके बाद देखिए 11वें प्रश्न के बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपने मेरे से इसमें और भी सवाल पूछा है। और पहले मैं मतलब जो आपके डाउट क्वेश्चन है केवल उनकी बात कर रहा हूँ, फिर मैं मेरी दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको लास्ट में कराऊंगा। ठीक है ना, पहले आपकी जो समस्या है जिन प्रश्नों में उनको मैं पहले करवा रहा हूँ आपको। तो आपने एक मेरे से पूछा पहले कौन सा, ये जो 15वां सवाल है मेरे से वो आपने पूछा है। तो देखिए 15वें सवाल को कैसे करना आप देखो, 15 और तो इस समय क्या मेरे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी एक समबाहु त्रिभुज है ABC। देखो उसके बिंदु दिए गए आपको दो, कौन कौन से, एक तो उसका शीर्ष आ रहा है 0 0, एक इसका आ रहा है 3√3, एक आपको प्राप्त करना तो आप क्या मान लिया, एक बार XY मान लिया। तो ये मेरे पास क्या है, एक समबाहु त्रिभुज ये आपको दिया गया है जिसमें आपके ये तीनों बिंदु हो गए। अब इसमें आपको जो शीर्ष C है ना उसके निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। तो देखो संभव होने का मतलब ये तीनों आपके ऑप्शन क्या है, बराबर है। तो आप लिखोगे पहले तो मान लेंगे, माना तीसरा शीर्ष
सी क्या मान लिया आपने, अक्षय मान लिया। अब देखिए आपको प्रश्नानुसार शर्त लगानी है। यह समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी भुजा ए बी है वो बी सी के बराबर है। अब इधर तो आप भुजा ए बी का सूत्र लगा देंगे वही प्लस में y2 माइनस वन का होल स्क्वायर, इधर आप बी सी का लगा देंगे वही। अब देखो आपको ए बी के अनुसार यहाँ बिंदु रखना, तो ए तो मेरे पास क्या है x1 y1 और ये है x2 y2। तो मान आ रहा है 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस रूट 3 माइनस 0 का स्क्वायर। इधर देखो आपने ये बीसी बता दिया ना, इसका मतलब मेरे पास क्या रहेगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस रूट 3 का स्क्वायर। अब देखो ये तो बन रहा है 3 का स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर। उधर वाला मान आपके पास सेम आ रहा है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस रूट 3 का स्क्वायर। अब देखो इसका मान तो क्या बन जाएगा आपका 9 प्लस 3 बन जाएगा, और इसका अगर आप यहाँ पर प्रसार करें तो मान क्या जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 9 y स्क्वायर माइनस 2 रूट 3y और प्लस में 3। तो जब आपने उन दोनों का प्रसार कर दिया है तो आपके पास ये इस तरह से कंडीशन बन के आ गई है। अब देखो आप दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, इधर तो मान आपका 12 अगर रूट से बाहर, उधर आ रहा है x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस y स्क्वायर माइनस का 2 रूट 3y और प्लस में 9 3 भी कितने हो गए 12। दोनों तरफ समान सीधा समान से काट दो आप। तो अब देखो एक बार आपके पास ये समीकरण आ गई कौन सी, इधर तो 0 आ रही x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x और माइनस का 2 रूट 3y। ठीक है ना, इसकी बात देखो बाद में करेंगे, फिलहाल एक बार इसको समीकरण नंबर 1 मान लें। ठीक है ना, एक तो आपने पढ़ी ये समीकरण बना के छोड़ दी है। अब देखो दूसरी समीकरण कैसे बनाएंगे, तो आपको पता है जब ए बी और बी सी का मान बराबर है तो ए बी और ए सी का मान भी क्या होगा बराबर होगा। तो आपने लिख दिया ए बी बराबर ए सी। अब देखो जो ए बी है ना उसका मान आपने पहले निकाल लिया कितना रूट 12 आया था आपका, तो यहाँ आप डायरेक्ट क्या करोगे रूट 12। अब देखो जब ए सी की बात करते बिंदु आपका देखो ए और सी कहाँ आ रहा है, तो ये x माइनस 0 का स्क्वायर और y माइनस 0 का स्क्वायर, तो रूट 12 बराबर आ गया मेरे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखो मैं दोनों पक्षों का यहाँ पर वर्ग कर दूंगा, और जैसे वर्ग करूंगा तो मेरे पास मानेगा 12 बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये मान लो मेरे पास क्या रिवर्स समीकरण नंबर 2 आ रही है। ठीक है ना, अब सबसे पहले मैं वापस एक बार समीकरण में रेखा प्रयोग करता हूँ मैं, यानी समीकरण 1 से, उसमें आपने धरा 0 बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2 रूट 3 है। अब समीकरण 2 से पहले आप यहाँ पर क्या रख दोगे, आप ये पर रख दोगे, तो 0 बराबर आ गया 12 माइनस 6x माइनस का 2 रूट 3y। इसको आप ऐसे लिख दोगे माइनस 6x माइनस 2 रूट 3y प्लस 12 बराबर 0। यानी अब इस समीकरण से पहले मैं y का मान निकाल के फिर वापस यहाँ रख देता हूँ इसके अंदर, तो मेरा आंसर यहाँ पर गायब हो जाएगा। तो आपने क्या लिख दिया माइनस का 6x प्लस 12 बराबर आ गया 2 रूट 3y, और माइनस 6x प्लस 12 के बटे में क्या आ गया है 2 रूट 3, उधर मेरे पास क्या आ रहा है y आ रहा है। अब देखो या तो आपने y का मान प्राप्त किया वो आपने कैसे प्राप्त कर लिया है, माइनस 6x बटा 2 रूट 3 12 बटा 2 रूट 3, इस तरह से आपने मान प्राप्त कर लिया है। अब देखो इसको अगर 2 से कट मान आपका 3 कट रहा है, यहाँ पर इसी कट रहा आपका 6 बार, तो y बराबर मेरे पास है माइनस का 3x प्लस का 6 बटा रूट 3, यानी माइनस का 3x प्लस 6 बटा रूट 3 आपको भी क्या हो रहा है प्राप्त हो रहा है। अब देखो इसको अगर आप थोड़ा सा और सोल्व करोगे ना तो y का मान देखो आपके पास ये आ जाएगा, यहाँ पर सॉरी साथ में बटे में रूट 3 ठीक नहीं है मुझे ना बटे में इसकी। अब आपको करना क्या है, तो माइनस 3x के बटे में आपका रूट 3 आ रहा है ना, अब इसको सरल करने के लिए आप ऐसा कर लेंगे
मतलब इसको थोड़ा हटा देता हूँ एक बार। मेरे पास अभी क्या किया भाई, मेरे पास सारा माइनस का यानी 3x बटा √3 और प्लस में 6 बटा √3। अब देखिए इसको अगर आप थोड़ा सा सिंपल रूप में लाना चाहते तो आप कैसे लिखते होगे, माइनस का ही यहाँ पर, इसको आप √3 लिखोगे और इसको आप 6 को क्या लिखोगे पहले, उसके बाद 2 गुणा 3 लिखोगे। अब √3 को क्या लिखोगे आप, √3 इसको दोबारा लिख दोगे। अब इससे ये होगा कि तो आपका रूट कट रहा है, इसमें ये रूट कट रहा है और y बराबर मेरे पास क्या क्या 2√3 माइनस का √3 अक्सी आ गया भाई, ये पहले आ गया आपका और √3 क्या गया बाद में आपने प्राप्त कर लिया है। तो ये y का मान आपने x के पदों में रख लिया है। अब ये तो समीकरण नंबर जो आपने 3 मानी है, 3 मान लो इसको होना, तो अब इससे y का मान आपको यहाँ प्रतिस्थापित करना है, यानी समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, जैसे आप इसको प्रतिस्थापित कराओगे तो मानेगा 12 बराबर x² प्लस यहाँ पर मेरे पास आ गया 2√3 माइनस √3x का होल स्क्वायर। इसको समीकरण में मान आएगा बराबर x² प्लस इसका अलग हो गया कितना 12 हो गया, तो फिर माइनस में देखो ये आ जाएगा 12x और फिर प्लस में आएगा 3x²। दोनों तरफ समान समाचार आप काट सकते हो। अब उसके बाद जैसे आपको क्या करना है आगे, यहाँ पर मेरे पास रहता है 0, यहाँ ये जुड़ के 4x² हो गए, 4x² माइनस का 12x, इन्हें आप लिखोगे 4x² माइनस 12x बराबर 0 आ रहा है। 4x कॉमन लिया तो x माइनस 3 बराबर आ गया 0, एक बार तो 4x बराबर 0 और एक बार x माइनस 3 बराबर 0। इस x का मान 0 और इस x का मान क्या रहा 3 आ रहा है। तो सबसे पहले तो आपने क्या कर लिया है, ये x के 2 मान प्राप्त कर लिए 0 और 3, ठीक है ना, वही निकालना है। तो ये जो मान आपके है ना, ये वापस आप समीकरण 3 में याद रखते हो आप फिर से, ये आप लिखोगे समीकरण 3 से जब x बराबर 0 तो y का मान तो मेरे पास क्या देगा 2√3 माइनस √3 गुणा 0, इसका मान मतलब क्या 2√3 आना है, ठीक है। और जब आपने क्या लिया x बराबर 3 लिया तो y का मान क्या आएगा मेरे पास 2√3 माइनस √3 गुणा 3, तो 2√3 माइनस 3√3, इसको सरल करोगे ना आप आगे तो पता आपको यहाँ पर माइनस का √3 बचने वाला है कि मेरे पास आएगा y का दूसरा मान। इसका मतलब ये हुआ अतः जो तीसरा शेष हमारे पास वो क्या होगा, या तो बनेगा वो कितना भी, जब 0 लेंगे तो आएगा 2√3 और यह भी क्या आएगा आपका 3 लेंगे तो आएगा माइनस का √3। तो ये आप तीसरा शेष है वो इस तरह से प्राप्त कर सकते हो। ये आपने भी पढ़ा है 15वां प्रश्न 9.1 का। उसके बाद देखिए आपके देखो कुछ और भी इसमें प्रॉब्लम है, तो देखो हम उन बाकी प्रश्नों की बात भी कर लेते हैं। तो उसमें आपने पूछा मेरे से 21 का सवाल है वो पूछा आपने, और अब आप इसमें 21 नंबर सवाल है वह और देख लो दोबारा से, विविध प्रश्नमाला में 21 का सवाल। तो देखिए 21 नंबर प्रश्न में आपको क्या दिया गया है, तो हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 21 की। तो 21 नंबर सवाल में आपको ये दिया गया है, मतलब एक त्रिभुज के आपके 3 मध्य बिंदु दिए गए हैं भुजाओं के, और त्रिभुज की देखो आपको तीनों शीर्ष है वो आपको वहां पर प्राप्त कर लें हैं। तो देखिए उस सवाल के लिए बिल्कुल छोटे वाला तरीका काम में लेंगे, अलाइनमेंट लंबे वाला तरीका था आपको 6 समीकरणों वाला, तो वो भी आप काम में ले सकते हो। तो देखिए एक्सरसाइज 9 है विविध, उसमें सवाल नंबर 21 का देखिए, इसमें लिखा है कि एक त्रिभुज आर आपके पास कोई भी है जिसका नाम आपने एबीसी लिख दिया है। इसकी भुजा का मान लो मध्य बिंदु डी आ रहा है, इसका मान लो ई आ रहा है, इसका मान लो एफ है। डी तो इसका मध्य बिंदु हो गया, ई इसका हो गया है, और एफ है वो इसका मध्य बिंदु हो गया है। अब देखो ये तीनों मध्य बिंदु है, देखो उनके शीर्ष आपको पहले से दिए गए कितने कितने
ये तो आ रहा है 1 2, और ई मेरे पास आ रहा है कितना 0 माइनस का 1 आ रहा है, और जो एफ है वो मेरे पास आ रहा है 2 माइनस का 1, और आपको इसके तीनों शीर्ष वो यहाँ पर क्या करने प्राप्त करने हैं। तो ए शीर्ष को मैंने मान लिया एक बार x1 y1, बी शीर्ष को मैंने मान लिया है x2 y2, और सी को मैंने मान लिया है x3 y3। तो सबसे पहले आपको जब तीनों मध्य बिंदु गए हैं तो आपने त्रिभुज के तीनों शीर्ष क्या मान लिए हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो आपको पहले लिखना पड़ेगा माना त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः ax1 y1, bx2 y2 तथा c x3 y3 है। अब देखिए इसका हल, यहाँ देखिए जो डी है वो इसका मध्य बिंदु है, और आपने देखो एक नियम पढ़ा है कि मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखा खंड होता है त्रिभुज में वो तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होता है। मैंने एक बार क्या कर दिया, मैंने डी को एफ से मिला दिया और मैंने ए को इसे एफ से मिला दिया, साथ में मैंने इसको भी क्या कर दिया इसे मिला दिया है। अब आप जानते हैं कि जब ये भुजा इसके समांतर है और ये इसके समांतर है तो ये बी ई एफ भी क्या हो गया समांतर चतुर्भुज हो गए, ठीक है ना, क्योंकि ये समांतर हो गया ना। इसमें आपने पढ़ा है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीस भुजा के समांतर और उसका आधा होता है। तो आप लिखोगे, लिख दो पहले आप यहाँ चाहो तो त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीस भुजा के समांतर और उसका आधा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डी एफ है वो समांतर बी सी आ रहा है, और जो ई एफ है वो समांतर आ रहा है किसके बी ए के आ रहा है, और साथ में जो आपका डी ई है वो समांतर किसके आ रहा है ए सी के आ रहे हैं। ये सारे सारे आपस में क्या रहे हैं समांतर आ रहे हैं, हालांकि इनकी आधी भी होती है, हम यहाँ पर केवल समांतर की बात कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो बी ई एफ डी है वह एक क्या है समांतर चतुर्भुज है। बी ई एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया है तो आप ये जानते हैं कि अब देखो इनका तो मध्य बिंदु नहीं आता ये वाला, अगर आप इस विक्रम को भी काम में लेते मिला करके, और मान लो मेरे पास यहाँ पे क्या रहा है ये ओ आ रहा है, तो ये ओ क्या हो गया है इन समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु हो गया है, यानी आपस में क्या करेंगे एक दूसरे को यहाँ पर समद्विभाजित कर देंगे। मतलब ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर और ये टुकड़ा इसके बराबर है। तो आप क्या लिखोगे, इसलिए डी ई के मध्य बिंदु के निर्देशांक किसके बराबर आएंगे बी एफ के मध्य बिंदु के निर्देशांक के बराबर आएंगे। जो डी ई का मध्य बिंदु आएगा वही किसका आएगा बी एफ का मध्य बिंदु भी आपको प्राप्त होगा। अब देखो जब डी ई का मध्य बिंदु निकालते हो तो मध्य बिंदु का मूल्य क्या होता है x का होता है x1 प्लस x2 बटा 2, और y का होता है y1 प्लस y2 बटा 2। उधर भी आप बी एफ के लिए क्या मिलेंगे, तो इसका मध्य बिंदु क्या होगा x1 प्लस x2 बटा 2, और y के लिए y1 प्लस y2 बटा 2। तो इन दोनों में आपने ये मध्य बिंदु का जो रूल है वो लगा दिया है। अब देखो इसका तो मध्य बिंदु कितना आने वाला है, आप डी के हिसाब का इसको दो, तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो मान आएगा 1 प्लस 0 बटा 2, फिर y1 का मान 2 इसका माइनस 1, तो 2 माइनस 1 बटा 2। अब उधर मान देखिए आप बी एफ के अनुसार बात कर रहे हो आप, तो x2 प्लस 2 बटा 2, x2 प्लस 2 बटा 2, और फिर आ गया y2 माइनस 1 बटा 2। तो ये आपने दोनों में क्या कर लिए हैं मध्य बिंदु का जो रूल है वो आपने इस तरह से लगा लिया है। अब देखो 1 और 0 कितने होते हैं 1 बटा 2 ही होते हैं,
और यहाँ पे क्या आपका फिर से मान 1/2 ही आ रहा है। ये तो बाह्य पक्ष का मान मध्य बिंदु के आप हिसाब से आपने इनको प्राप्त कर लिया है। अब देखो उधर वाला मान क्या है, वो है x2 + 2/2 और y2 - 1/2। अब आप क्या करेंगे, संगत इनके जो अवयव है उनकी तुलना कर लेंगे। आप लिख दो क्या, आप संगत निर्देशांकों की तुलना करने पर तो 1/2 के बराबर आएगा x2 + 2/2 और 1/2 के बराबर क्या आएगा y2 - 1/2। 2 से 2 काट दो, 1 - 2 बराबर आ गया x2 का मान तो आ गया -1। इसको सरल करोगे, काट दो, y2 - 1, 1 + 1 बराबर आ गया y2। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो b के निर्देशांक है वो तो मेरे पास कितने आ गए हैं, माइनस का, इसको लिख दो 2 गेट नहीं, ये तो हो जाएंगे आपके -1,2। ये तो आपने जो b शेष था उसके अपने निर्देशांक प्राप्त कर लिए हैं -1,2। अब देखो जो बाकी 2 और बचे उनके आपको निकालने, तो उनके देखो निकालने के लिए क्या करना आपको, अब सीधा सा अपना रूल है कि ये जो ए बी है ना, इसका मतलब डी आ रहा है। अब ये शर्त कब मिलेंगे, यहाँ पे तुम कि डी क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। यानी जो आपका बिंदु डी है वो बिल्कुल क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु का रूल आप जानते हैं कि x बराबर क्या होता है, x1 + x2/2। ये फॉर्मूला होता है ना। इस फॉर्मूले के हिसाब से आपका ये तो x1 है, ये x2 है, ये आपका मध्य बिंदु है। तो मेरे पास क्या आ गया, 1 बराबर आ गया मेरे पास x1 + x2/2 आ गया। 1 बराबर मेरे पास क्या आएगा, x1 तो पता नहीं आपको, लेकिन अभी आपने x2 का मान प्राप्त किया कितना, -1। यहाँ पर आप -2 इनको वजह गुणा कराओ तो x1 - 1 बराबर आ गया कितना, 2। x1 का मान 2 + 1, तो x1 का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ये तो आपने क्या प्राप्त कर लिया, अभी जो x1 है उसका मान आपने प्राप्त कर लिया है। अब देखो बाकी मैं आपको देता रहूँ कि तो देखिए इसके हिसाब से क्या रहेगा मान आपका। इसी तरह जो आपका y का मान है y1 + y2/2 आएगा, तो y1 का मान 2 हो गया, y का मान 2 हो गया, y1 पता नहीं आपको। और जो y2 है, y2 भी आपने निकाला था कितना, 2/2। इनको वजह गुणा कराओ तो y1 + 2 बराबर आएगा 4, y1 का आएगा 4 - 2 और y1 का मान मेरे पास क्या रहा है, सॉरी ये y2 है ना आपका मान, y2 का मान मेरे पास कितना आ गया है, चलो हाँ y1 नहीं, y1 का मान मेरे पास आ गया 2। इसका मतलब ये हुआ जो शेष आपका a है वो कितना आ गया है, 3,2 आ गया। अभी तक आपने 2 शीर्ष प्राप्त कर लिए, बी का मान पता लगा लिया और ए का मान आपने पता लगा लिया है। अब हमें तीसरा शीर्ष यानी सी का पता लगाना है। देखो सी क्या है, सी के लिए आप ऐसा कर लो, या तो आप मतलब ई को इनका मध्य बिंदु मान लो, या आप एफ को इसका मध्य बिंदु, कैसे कर लो, ठीक है ना। तो देखो हमने एफ क्या है, ए सी का मध्य बिंदु है। यानी अगर आप इसको मतलब यहाँ नहीं समझ, देखो आप इसमें नॉर्मली देखो कि जो आपका एफ है, यहाँ पर एफ आपका यहाँ पर आ रहा है, जो 2 और - का 1 है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, ए आ रहा है, यहाँ पर मेरे पास क्या है, सी आ रहा है। अब देखो ए का अभी आपने निकाला कितना, 3,2 प्राप्त किया, और सी का देखो अभी आपको प्राप्त करना कितना है, x3 और y3। इस डायग्राम को ले बांट ठीक है आप। अब ये क्या है, इस एसी का मध्य बिंदु है, तो फिर से आपको अपना मध्य बिंदु का रूल लगाना है। तो 2 बराबर क्या आ गया मेरे पास, 3 + x3/2 आ गया। इनको जोड़ना करो तो 3 + x3 बराबर आ गया 4, तो ये 4 - 3 इसका बराबर आ गया 1। इसी तरह इसमें इसका रूल लो तो -1 बराबर क्या आएगा, 2 + y3/2 बटा में मान लो, इनको वजह गुणा कर दो बराबर -2, तो -2 और y3 आपका आएगा -4। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जो तीसरा शीर्ष है एफ उसका भी आप सी है उसके भी आप शीर्ष प्राप्त कर सकते हो। इसका मतलब सी के शीर्ष कितने आ गए हैं, 1 और -4, ये आपने प्राप्त कर लिए हैं। तो अतः जो तीनों शीर्ष हैं वो आपने क्या प्राप्त कर लिए हैं, यानी एक तो आपका शीर्ष आ गया है
शुरुआत में निकाला आपने माइनस का 1,2 और दूसरा आपका आ गया कितना 3,2 और इसी के अलावा जो अगला शीर्ष आपका है वो कितना आ गया 1 और माइनस का 4। तो ये तीनों शीर्ष आपने त्रिभुज के इस तरह से प्राप्त कर लिए हैं। तो ये सवाल था आपका इस तरह से। तो देखिए ये तो आप कुछ डाउट क्वेश्चन थे, ठीक है। अब देखो मैं अपनी दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो भी देखो आपको भी करवा रहा हूँ, तो उन कुछ क्वेश्चनों को आपको देख लीजिए। देखो अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करें तो इसमें कुछ उदाहरण देखने पड़ेगी बार आपको। जैसे एक तो आपका सबसे पहले आता है जब आपको दूरी दी जाए और ए वगैरह का मान पूछे तो कैसे निकालना है। तो देखो जैसे मान लो एक उदाहरण की बात कर रहे हैं और उदाहरण आपका मान लो ये आ रहा है इस तरह से कि उसके अंदर मतलब ये लिखा है कि कुछ बिंदु दिए गए आपको, ठीक है ना, और उन बिंदुओं में क्या आपके पास है, यानी आपके पास एक एग्जाम्पल है कोई भी और उस एग्जाम्पल में क्या लिखा है, दो बिंदु मेरे पास, एक ए आ रहा है और दूसरा बी आ रहा है। अब ए तो मेरे पास है अक्ष 3 और बी है 5, 7 और उनके बीच की दूरी दे रखी आपको कितनी 5 मात्रक दी गई है, 5 मात्रक। तो आपको यहाँ पर अक्ष का मान वो प्राप्त करना है। तो आपको लिखना है भाई कि जो दूरी ए बी है मेरे पास वो कितनी आ रही है 5 मात्रक आ रही है। अब इधर आप इसमें क्या करेंगे दूरी सूत्र लगा देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर 5 आ रहा है। अब देखो ए बी का मतलब आपको बिंदु ए और बी का लेने हैं, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। ये 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर मेरे पास आ रहा है 5। अब देखिए तो सरल उसको बल सरल कर लो आप। तो ये 5 माइनस एक्स इसको आप एक बार सेम बटन दो और यहाँ पे 4 बचा तो 4 का वर्ग कितना हो गया 16, उधर आ रहा है 5। अब दोनों पक्षों का पहले आप क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे और वर्ग करने का मतलब क्या देगा, ये तो आ गया मेरे पास रूट से बाहर यानी 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 16 उस 5 का वर्ग होगा 25। अब इसका देखो वर्ग होता है 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस में 16 बराबर आ रहा है 25। अब देखिए इसमें क्या करेंगे दोनों तरफ समान संख्या समान चिन्ह को आप कट कर दोगे और उसके बाद देखो आपके पास क्या आने वाली शर्त एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 बराबर बिल्कुल क्या है 0 आ रहा है। अब देखो आपको इसकी फैक्टर करने के बाद फैक्टर करने पर आपको पता है कि इनका गुणनफल तो आएगा 16 और जोड़ने पर आएगा माइनस का। तो ऐसे आपको दो संख्या लेनी है तो आपने 8 और 2 ले लिया पर बराबर 16 आ रहा है और आप इसको द्विघात के सूत्र से भी करते हो, ठीक है ना। तो यहाँ x को बनाएगा तो बचेगा x माइनस 8 माइनस 2 को बनाएगा तो बचेगा x माइनस 8 बराबर आ रहा है 0। एक बार तो ये को बना रहा है एक बार ये बराबर 0 आ रहा है। अब एक बार तो आप इसके बराबर शून्य मान लो, एक बार आप इसके बराबर शून्य मान लो। इस x का मान है मेरे पास 8, इस x का मान क्या है 2। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं जब आपसे किसी भी x y का मान पूछे तो आप ऐसे प्राप्त कर सकते हो। और इसके अलावा और जो प्रश्न है उनमें देखो आपको जैसे कोई वर्ग सिद्ध करना है या समचतुर्भुज सिद्ध करना है तो उसको अलग कैसे करना आपको। जैसे मान लो कि आपको कोई 4 बिंदु ले जाए अगला ये ऐसे ए बी सी डी बोलेगा कि वर्ग के शीर्ष है या आयत के है जो भी है तो आपको 4 भुजाएं यानी ए बी दूरी निकालनी है, बी सी निकालनी है, सी डी निकालनी है, ए डी निकालनी है, ठीक है। साथ में विकर्ण क्या निकालना है सी और विकर्ण आपको बी डी निकालना है। अगर आपकी चारों भुजाएं बराबर आ जाए और विकर्ण दोनों अलग लगाए तो क्या कहलाएगा एक समचतुर्भुज। अगर आपकी चारों भुजा बराबर है और साथ में विकर्ण भी बराबर है तो वो क्या कहलाएगा आपका एक वर्ग कहलाएगा, ठीक है ना। और अगर केवल समूह भुजाएं बराबर आती है साथ में और विकर्ण भी बराबर आते हैं तो क्या होता है आयत होता है। और अगर केवल मात्र समूह भुजाएं बराबर होती है तो क्या होता है एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है। याद रखना आपको। और अगर मान लो ये सवाल आपका त्रिभुज का है तो इसमें क्या करना आपको ए बी सी ये तीनों बिंदु लेंगे आप, भुजा ए बी निकालनी, बी सी निकालनी, ए सी निकालनी, ठीक है ना।
और उसके बाद में अगर आपकी तीनों भुजाएं बराबर आ जाती है तो वो समबाहु त्रिभुज होगा, और अगर दो भुजाएं बराबर आती है तो समद्विबाहु त्रिभुज, और अगर बड़ी भुजा का वर्ग और छोटी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आता है तो वो क्या होता है आपका एक समकोण त्रिभुज होता है। इनके अलावा अगर इनमें से कोई भी शर्त लागू नहीं हो तो आप क्या मानेंगे, यानी तीनों भुजाएं आपकी अलग अलग प्राप्त हो रही हो तो उसको मानेंगे आप एक विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है ना, ये कुछ बातें हमने इसके बारे में की है। फिर देखो कुछ और भी जो क्वेश्चन है उनके बारे में आप देख लीजिए, मतलब ये जो प्रश्न मैं बोल रहा हूँ इनको तो आपको विशेष रूप से सीखना ही है। फिर आपको आगे देखो ये जो के मान वाला सवाल होता है वो आपको देखना है, जिससे आपकी प्रश्नावली है 9.1 उसमें देखो के मान का सवाल आता है वो आपको देख लीजिए। जैसे इसमें लिखा हुआ है आपका 13 का प्रश्न है, इस प्रश्न संख्या 13 में क्या लिखा है, यदि बिंदुओं 3 के और के 5 से बिंदु 0 2 की दूरियां बराबर है, मतलब दो बिंदु आपके पास, एक मान लो ए है एक मान लो बी है। अब ए तो आ रहा है मेरे पास 3 के और बी आ रहा है मेरे पास के 5। इन दोनों बिंदुओं की बिंदु पी है उससे दूरियां बिल्कुल क्या आ रही है, समान आ रही है, यानी बिंदु पी आपके पास एक और बिंदु पी कितना है, ये 0 2 है। इस 0 2 बिंदु से आपका जो बिंदु ए और बी है इन दोनों की दूरी आपको बिल्कुल क्या दी गई है, समान दी गई है, तो आपको यहाँ पर के का मान है वो प्राप्त करना है। तो सीधे आपको लिखने सकते हैं यहाँ पर प्रश्नानुसार जो दूरी आपकी एपी है वो बिल्कुल दूरी बीपी के बराबर आ रही है, और आप दोनों तरफ दूरी वाला क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इधर भी आप अपना ये फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो AP का मतलब बिंदु A और P का हमने तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस k का होल स्क्वायर। उधर देखो आप किसके अनुसार बिंदु ले रहे हैं, BP के अनुसार बिंदु ले रहे हैं, मतलब B तो क्या है मेरे पास x1 y1 और ये आ रहा है x2 y2, तो आपका भी जो मान कितना रहेगा 0 माइनस के का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब ये तो -3 बचा तो -3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया, और इसका अगर आप वर्ग करते हो तो क्या देगा आपका 4 प्लस के स्क्वायर माइनस का 4 क्या देगा। जिसको वर्ग करना नहीं आता है वो क्या करेंगे, ऐसे 2 माइनस के को ऐसे 2 बार गुणा कर लेंगे, ठीक है ना, तो विमान आप जैसे उधर देखिए माइनस के का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ -3 बचा तो उसका क्या हो गया आपका 9 हो गया। अब दोनों पक्षों का आप क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करने से ये 9 और 4 क्या हो गए 13 हो गई, या इसको आप यूं पढ़ लो चलो, ठीक है, 9 प्लस 4 प्लस के स्क्वायर माइनस का 4 के, और उधर मेरे पास आ रहा है के स्क्वायर प्लस का 9 आ रहा है, दोनों तरफ 9 से 9 काट लो, के स्क्वायर से के स्क्वायर काट लो, और अभी मेरे पास क्या है 4 माइनस 4 के बराबर शून्य आ रहा है, -4 के बराबर माइनस का 4, और जो k है उसका मान मेरे को कितना प्राप्त हो गया है 1 प्राप्त हो गया है। तो इस तरह से आप जो k है उसका मान आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये हमने पढ़ा भी कौन सा, जो आपकी प्रश्नावली में 13 का सवाल था वह आपने पढ़ा है। देखो इसी तरह बाद में इसमें आपका एक 14 का सवाल भी है 9.1 में, वह भी आप एक बार दोबारा देख लीजिए उसको कैसे करना आपका। देखो 14 के सवाल में क्या है, दो बिंदु आपके पास P और Q, एक तो मान लो मेरे पास बिंदु P आ रहा है जो A cos थीटा और B sin थीटा की फॉर्म में आ रहा है, दूसरा मेरे पास क्या बिंदु Q आ रहा है जो है -A sin थीटा B cos थीटा, -A sin थीटा और B cos थीटा। बिंदु A तो मेरे पास P तो मेरे पास क्या था A cos थीटा और B sin थीटा, और B आया था मेरे पास -A sin थीटा और B cos थीटा। अब एक देखो आपको मूल बिंदु लेना है यहाँ पर कोई भी, जिससे O मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु से आपको क्या करना है दोनों की दूरी निकालनी है, और ये मूल बिंदु आप जानते क्या होता है 0 0 होता है, तो यहाँ पर आपको इसमें सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है
OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले हम दूरी जो OP है वो प्राप्त कर लेंगे। अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ OP का मतलब क्या है कि O को तो मानना है x1 y1, इसको x2 y2 मानना है। A cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर और B sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखो 0 का जो होता है उसका कभी को मैथ अंदर जुड़वा की सेम क्या आती है, A cos थीटा का होल स्क्वायर B sin थीटा का होल स्क्वायर। ये तो आ रहा है A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और ये आ रहा है B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। OP है ये। जब आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे तो OP स्क्वायर का मान आ जाएगा आपका A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये तो आपने एक बार क्या बनानी है, समीकरण नंबर जो आपने 1 है वो आपने प्राप्त कर ली है। अब देखो दूसरी समीकरण में कैसे प्राप्त करेंगे। इसके लिए देखो आपको जो दूरी OQ वो निकालनी है, तो वही दूरी वाला फॉर्मूला काम में लिया आपने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। OQ का मतलब क्या होगा, ये तो अक्सर हो जाएगा, ये हो गया मेरे पास x2 y2 और मान मेरे पास क्या है माइनस में A sin थीटा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस B cos थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। जो 0 होता है उसका कभी कोई जो बाई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको माइनस A sin थीटा ले देंगे और इसका वर्ग यहाँ पर B cos थीटा और उसी का वर्ग। इसका तो वर्ग हो गया A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका हो गया B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, जिससे आ गया OQ स्क्वायर बराबर आएगा किसके A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और ये आपने एक बार क्या मान ली है, समीकरण नंबर जो आपने 2 है वो आपने प्राप्त कर ली है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब देखो बाएं पक्ष में इन दोनों का आपको जोड़ना ना वर्ग करके, तो आप डायरेक्ट जोड़ दोगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो ये OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर तो बाएं पक्ष में आ रहा है पहले से, और दाएं पक्ष में क्या जाएगा A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखो ये तो रहेगा बिल्कुल सेम, एक बार मेरे पास यहाँ पर। उधर देखो क्या करना आपको, देखो ये तो A स्क्वायर वाले पद है दोनों, इनमें आपने A स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा मान आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और इन दोनों में जो आपने B स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो आपने ये क्या कर लिया, दोनों में से एक बार आपने A स्क्वायर कॉमन लिया है और एक बार आपने ये B स्क्वायर जो है वो आपने कॉमन लिया है। अब देखो इन ब्रैकेट में आपकी लग रही है सरसों का, इसका मान 1 हो गया, इसका मान भी 1 और ये मेरे पास क्या आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। उसमें आपको यही सिद्ध करना था। ये था आपका सवाल नंबर 14 का, ठीक है ना। बाकी अब देखो अगर हम 9.2 की बात करें तो इसमें देखो आपको कुछ प्रश्न देखो कौन कौन से ध्यान रखने हैं। एक तो इसे मान लो आपका ये अंत विभाजन और बाह्य विभाजन का सूत्र है, उससे संबंधित आपको प्रश्न आने चाहिए। अंत विभाजन के लिए आपको अंत विभाजन सूत्र काम लेना है, मतलब इसके तो 4 मुख्य फॉर्मूले नहीं आपको रखने पड़े। एक आपका दूरी वाला होगा ये रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक आपको देखो अंत विभाजन सूत्र काम लेना है, जो क्या होता है x बराबर m1 x2 प्लस m1 x2 m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और y के लिए होता है
m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। एक तो आपको ये अंत विभाजन सूत्र ये ध्यान में रखना है। एक आपको जो बाह्य विभाजन सूत्र होता है, बाह्य विभाजन सूत्र जो होता है x बराबर m1x2 माइनस बटा m1 माइनस m2 और y के लिए होता है m1y2 माइनस m2y1 बटा m1 माइनस से m2। फिर मध्य बिंदु का है ना वो भी आपको ध्यान में रखना है, यानी x बराबर द्वारा है x1 प्लस x2 बटा 2 और y के लिए है y1 प्लस y2 बटा 2। तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं और इन्हीं के हिसाब से आप क्या करेंगे, कोई भी चीज़ से वाला प्रश्न आता है तो मेरे को आपको फॉलो करना है। अब जैसे मान लो मेरे पास ये आ गया कि दो बिंदु मेरे पास, एक मान लो ये आ रहा है, एक भी आ रहा है, ये मान लो 3 4 है, ये मान लो माइनस का 1 2 है। बोलते हैं इसको 3:4 में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालने, तो आपको ये अंतः विभाजन फॉर्मूला काम लेना है। ये x1y1 बनेगा, ये x2y2 और ये m1 का मान m2 का मान। इस फॉर्मूले में आपको सरासर क्या करना, मान रखना है। तो देखो जैसे आप मान लो क्या का मान आपका x का रहेगा कितना, m1 3, x2 का माइनस में 1, फिर m2 4 और x1 का 3 बटे मारा है 3 प्लस 4। और जब आप y का प्राप्त करते हो मान तो क्या आएगा मेरे पास, m1 द्वारा 3, y2 2 प्लस और ये 4 और ये 4 बटे में 3 प्लस 4। अब इसको तो आप आगे सॉल्व कर लेंगे तो मान क्या देगा आपका, -3 प्लस 12 बटे 7, x का मान है तो और y का है 6 प्लस 16 बटे 7। तो ये तो आपको मान होगा कितना, 9 बटे 7, x का तो y का क्या हो गया आपका 22 बटे 7। तो इस तरह से आप जो बिंदु P है लास्ट में लिखना भी आपको P के निशान मेरे पास क्या आ गई आ गई। तो ये अंतर विभाजन सूत्र आपको काम मिलेंगे, किसी बिंदु के निर्देशांक को इस तरह से प्राप्त करने हैं। और जब बाह्य विभाजन पूछ ले तो ये लगा देना, मान तो वही रहेंगे आपके। और अगर मध्य बिंदु आ जाए तो मध्य बिंदु ये काम आएंगे नहीं, बस ये दोनों काम आएंगे, जोरदार दो का भाग करना बस, ठीक है। अब इसके बाद में आप इसमें एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देख लीजिए, उसके बाद आप सवाल ही उसको क्लोज कर रहे हैं। एक देखो जो आपका एक रेखा वाला प्रश्न आता है कि मान लो कोई रेखाखंड नहीं है मेरे पास, जैसे हम अपनी बुक का देखो प्रश्न लेते हैं इसमें, जैसे आपकी बुक में दिया गया एक सवाल, जैसे लास्ट प्रश्न तो देख लो आप, उसमें क्या दिया गया है, इसमें देखो आपको दो बिंदु दिए गए, तो 1 3 एक रेखा 2 7, 1 3 और 2 7 एक रेखा ही, और इस रेखा का समीकरण क्या है, 3x प्लस वाई बराबर 9। बताना है कि इसको किस अनुपात में विभाजित करती है। तो हमेशा तो सवाल में कोई भी अनुपात मतलब नहीं लिखा हुआ है, न तो अंतर लिखा है न वही लिखा है, तो हमेशा वहां पर हम अंतर मान के चलते हैं। आपने बिंदु P माना और मान लो इसको क्या करिए, m1 अनुपात m2 विभाजित कर रही है, ये x1 y1 और ये x2 y2। तो पहले आप मानेंगे, माना रेखा AB को m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित करती है, अंतः विभाजित करती है, ठीक है ना। अब जब ये इसको अंतः विभाजित करे तो पहले आपको इसकी क्या निर्देशांक निकालने पड़ेंगे, आपको लिखना पड़ेगा P के निर्देशांक। तो आपको यहाँ पर अंतः विभाजन सूत्र का लेना है। तो x बराबर क्या होता है, m1x2 प्लस m2x बटा m प्लस m2 ये हो गया। और अगर आप y की बात करते हो, m1y2 प्लस बटे मारा है m1 प्लस m2। अब सरल करेंगे आप, m1 का मान तो क्या है, m1 खुद आ रहा है सेम, x2 का मान 2, m2 आ रहा है सेम, x बना रहा है 1 बटे में m1 प्लस m2। इसी तरह जो y का मान है उसमें मेरे पास m1 तो आ रहा है सेम, y2 का मान 7, m2 सेम आ रहा है, y1 3 बटे मारा है m1 प्लस m2। अब इसको सरल करने पर मान आएगा 2m1 प्लस m2
बटा में आ रहा है m1 प्लस m2, और अभी जो y का मान है वो 7m1 प्लस 3m2 बटे में आ रहा है m1 प्लस m2। अब देखो इसको इतना सरल करके आपने ये क्या निकाले हैं x और y के मान, और मतलब जो p के निर्देशांक आपकी वो आ गए हैं 2m1 प्लस m2 बट्टा में m1 प्लस m2, और ये आ गए 7m1 प्लस 3m2 बटे हमारा है m1 प्लस m2। अब देखिए आपको क्या कहना, जो रेखा है ना वो खुद भी कहाँ से गुजरी, देखो बिंदु B से गुजरी है, तो आपको लिखना पड़ेगा चूंकि रेखा 3x प्लस वाई बराबर 9 भी बिंदु P से गुजरती है ना, इसका मतलब P के निर्देशांक रेखा को संतुष्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आपको लिखना है 3x प्लस वाई बराबर 9। अब यहाँ x की जगह आपको ये x का मान लिखना है कितना, 2m1 प्लस m2 बटे में m1 प्लस m2, फिर y की जगह में लिख दिया है 7m1 प्लस 3m2 बटे में आ रहा है m1 प्लस m2, और उधर बराबर मेरे पास आ रहा है 9। अब देखो इसको सरल करने पर 3 को आप गुणा कर दो तो क्या आएगा 6m1 प्लस 3m2 बटे में है m1 प्लस m2, ये सेम है 7m1 प्लस 3m2 बटे में है m1 प्लस m2, तो बराबर मेरे पास क्या रहा है 9 आ रहा है। अब देखिए इसको जब आप आगे सोल्व करते हो तो यार देखिए मेरे पास दोनों का लघुगम क्या रहा है m1 प्लस m2 का लघुगम आ रहा है, तो 6m1 प्लस 3m2 प्लस 7m1 प्लस 3m2 बराबर 9। जोड़ो इनको 13m1 इनको जोड़ो 6m2 बटे हमारा है m1 प्लस m2 बराबर 9। अब इनको आपस में गुणा करवा देंगे, जिसे हमारा आगे मेरे पास 13m1 प्लस 6m2 बराबर है 9m1 प्लस 9m2, ठीक है ना। सारा मान आपको क्या करना है, एक बार पहले एक साइड लेके आना है, तो 13m1 प्लस 6m2 माइनस 9m1 माइनस 9m2 बराबर 0, इन्हें घटा लो दोनों को भी, तो 4m1 इनको सरल करेंगे तो आएगा माइनस का 3m2 बराबर 0। अब 4m1 के बराबर क्या रहा है 3m2 आ रहा है, यानी 4m1 के बराबर क्या गया है 3m2। अब देखो आपका अनुपात कैसे बनाने का, अनुपात बनाने का तरीका ये होता है कि जैसे आपको मेरे पास है 4m1 तो 3m2 बराबर नहीं है, m1 को ऊपर लिखना है m2 लिखना आपको इसके नीचे। अब जो m2 के साथ मान ऊपर आएगा इसका मान इसके नीचे आएगा, क्योंकि वज्र गुणा करने पर वापस वही सताने से आपकी, तो इनका अनुपात अगर मेरे पास 3 अनुपात है 4, ठीक है ना। इस सवाल को आप जरूरी नहीं कि आप m1 ले, इसको आप के अनुपात 1 लेकर भी इसको कर सकते हो आप, ये इसको आप लेमडा अनुपात 1 लेकर के भी कर सकते हो, पर आपको लेमडा का मान निकालना है, के में आपको के का मान निकालना है, किसी भी तरह से आप इसको हल कर सकते हो। इसी तरह से कुछ प्रश्न कुछ और भी अगर महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें, जैसे देख लो कि आपका प्रश्न है इसमें एक मतलब एक तो आपका आता है 2 मतलब बिंदु है, जैसे मान लो बिंदुओं -3 4 तथा 5 6 को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। इस बात का मतलब ये हुआ कि आपको बिंदु ए मानना है और बी मानना है, ये -3 4 और ये 5 6 है। अब समत्रिभाजित तो नाम से पता लग रहा है समत्रिभाजित, और यहाँ पर नाम समान 4 भागों में ऐसा करेगा, समान 4 भागों में, तो मतलब कोई भी नाम किस तरह से भी इसमें आ सकता है। अब देखो समत्रिभाजित तो नाम से पता लग रहा है समान 3 टुकड़े करने हैं। समत्रिभाजित का मतलब सम प्लस त्रि प्लस भाजित, यानी समान 3 भागों में विभाजन, समान 3 भागों में विभाजन। तो कोई भी चीज आपको समान 3 टुकड़ों में तोड़ना है, जैसे मान लो ये लाइन आपका इसको समान 3 टुकड़े कब होंगे इसके, तो आप इसको बीच से 2 से काटोगे, एक ही हो गया,
ये हो गया, ये हो गया। तो बीच में बिंदु आपको दो लेने पड़ेंगे ना, तो यहाँ पर भी आप बिंदु क्या लेंगे, पी और क्यू, दो बिंदु लेंगे। अब पी का अनुपात तो क्या बनेगा, इधर एक पार्ट है ना, उधर दो पार्ट है, तो एक अनुपात दो बनेगा। क्यू से पहले दो पार्ट है, बाद में एक पार्ट है, तो दो अनुपात है एक बनेगा। तो पी का वजन तो कैसे होगा, एक अनुपात दो फॉर्म में, और क्यू का होगा आपका दो अनुपात एक की फॉर्म में। फिर आपको इसमें क्या करना है, हमेशा अंतर विभाजन सूत्र काम मिलेगा आपको, जो पी और क्यू के निर्देशांक आपको प्राप्त करने हैं। ठीक है, कर लो आराम से। अगर वो सवाल आपको अगर मान लो समान चार भागों में दे, तो समान चार भागों का मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पर बिंदु पी मानना है, यहाँ पर क्यू मानना है, यहाँ पर यहाँ आपको बीच में बिंदु चार लेने पड़ेंगे, तीन लेने पड़ेंगे, तब चार टूट होंगे इसके, एक दो तीन चार। अब पी का अनुपात तो क्या बनेगा, एक अनुपात तीन, क्यों एक पार्ट है तो तीन पार्ट है, इसका दो अनुपात दो, और आर का तीन अनुपात एक। तो इसमें भी आपको अपना अंतर विभाजन सूत्र काम में लेना है, और उससे पहले पी का निकालेंगे कितना, ये दोनों काम आ जाएंगे, ये सेम रहेंगे आपकी, यानी ये x1 और ये x2, और आपको अंतर विभाजन सूत्र काम में लेना है, और आप आराम से अपना पी का निर्देशांक प्राप्त कर सकते हैं। पी क्यू का निकालोगे तो यह देखो आप दोनों बात दो ले लो काम में, एक्स को आप मध्य बिंदु के द्वारा एक्स को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि बिल्कुल ये मध्य बिंदु हो गया ये भी का, तो उसी में आपको उत्तर हो जाएगा। आर के लिए आपको तीन बातें काम लेना, ठीक है ना। इस तरह से आप ये जो तीनों बिंदु है इनका अंतर विभाजन सूत्र की सहायता से आप तो इनके निर्देशांक है वो आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये मैंने आपको भी सबके बारे में बताया है। इसके अलावा देखो कई बार क्या होता है सवाल में, जैसे मान लो कि आपके पास एक रेखाखंड है ए और मान लो बी है, और मान लो ये आपको 3 4 दिया गया है, ये मान लो आपको 5 7 दिया गया है, या मान लो -3 2 दिया गया है। आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि बिंदु जो पी है वो ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो जब ऐसा प्रश्न आएगा तो हमेशा बाहरी सीधे तो मानने आपको x1 ये x2 और ये आपको x3 मानने, अनुपात एक बार हमेशा क्या मान के चलेंगे आप m1 अनुपात m2 मान के चलेंगे, और इसको अंत्य बदल लेके करना आपको। अब अंत्य बदल लेके करेंगे, अगर आपका लास्ट में अनुपात अगर पॉजिटिव आ जाए धनात्मक आ जाए, तब तो मान्य कौन सा होगा आपका अंत्य विभाजन का, और ये अगर मान लो आपका अनुपात क्या जाए निगेटिव आ जाए, तो क्या रहेगा भाई ये विभाजन काम आ जाएगा। और जब अनुपात निकालना तो आपको केवल एक सूत्र काम लेना है, चाहे आप x का फॉर्मूला काम ले लो चाहे आप y का, दोनों फॉर्मूले आपको काम लेने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको निर्देशांक निकालना हो तो आपको दोनों फॉर्मूले काम लेने होते हैं। तो आप यहाँ पर एक लगा देंगे x बराबर m(x2) प्लस m2x1 बटा में m1 प्लस m2, यहाँ -3 रखोगे m1 गुणा 5 प्लस m2 गुणा 3 बटा m1 प्लस m2, तो -3 बराबर मेरे पास आ रहा है 5m1 प्लस 3m2 बटा में m1 प्लस m2। इसको सरल करके आप आराम से क्या निकालेंगे, जो अनुपात वो प्राप्त कर सकते हो। ये तो मैंने कब बताया है, जब आपको बिंदु P का निर्देशांक दिया जाए और आपसे अनुपात पूछे, तो हमेशा आपको अंत्य विभाजन ही लेके चलना है। अगर आपका मान धनात्मक आ जाता है तो वो अंत्य विभाजन है, अगर वो मान आपका क्या आता है ऋणात्मक आ जाता है, क्या माना है वो बाह्य विभाजन है, वो माना जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपने भी इसके संबंध में बातें की है। तो देखो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनको आप अच्छी तरह आराम से कर सकते हो। और इसके अलावा देखो हम और अगर प्रश्नों की बात करें तो विविध प्रश्नमाला में आपको सारे प्रश्न वैसे तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जो आपका एक बिंदु है जो सवाल है 16वां, देखो 16वें सवाल में क्या करना, आपको दो बिंदु दिए गए आपको, जैसे मतलब ये मेरे पास 11 है, ये 6 है, ये 2 4 है, ठीक है ना। इनके मध्य बिंदु क्या आपको बिंदु 1 2 से दूर निकालिए, मतलब पी बिंदु मेरे पास 1 2, तो पहले आपको इसका मध्य बिंदु m निकालना पड़ेगा, जिसमें आप मध्य बिंदु का सूत्र लगा देंगे कौन सा, x1 प्लस x2 बटा 2 और y के लिए हो गया y1 प्लस y2 बटा 2। फिर आपको इस बिंदु m क्या करने से p से दूरी निकालनी है, तो दूरी सूत्र के द्वारा, ठीक है ना, ऐसे इसको आप कर सकते हो। और इसमें आप लगभग सारे कर सकते हो, कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जिसमें आपको दिक्कत है। और एक जो आपका होता है देखो माध्यिकाओं की लंबाई निकालने वाला, देखो जो माध्यिकाओं की लंबाई वाला प्रश्न होता है ना, उसमें आपको मतलब ऐसे कोई भी त्रुटि दे देगा अगला हिसाब से A B C, जैसे मतलब मेरे पास आ रहा है 1 2, ये 3 4, ये -5 2, ये आराम से, ठीक है।
अब माध्यिका क्या होती है, जैसे इस चीज को आप अगर समूह बुझा के मध्य बिंदु इससे मिलाते हो आप, तो ये एडी क्या इसकी माध्यिका है। तो पहले आपको इस डी क्या निकालने पड़ेंगे, मध्य बिंदु इसके फॉर्मूले से आपको निरसन निकालने पड़ेंगे, फिर आपको जो दूरी एडी है वो प्राप्त करनी है। ठीक है, इसी तरह क्या करेंगे, पहले इससे का मध्य बिंदु आपको ए निकालना है, फिर आपको ये दूरी क्या निकालनी है, पी निकालनी है। ऐसे आपको क्या निकालनी है, ये दूरी सी एफ निकालनी है। ठीक है ना, तो ये सवाल आप ऐसे कर सकते हो। तो आज हमने ये 9 की प्रश्नावली का जो रिवीजन है वो क्या है, कलम प्रश्नावली जो संख्या 10 है बिंदु पथ वाली, उसका रिवीजन करेंगे। तो उससे संबंधित जो समस्या आपके जो भी है वो मेरे को आज आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। और उसके बाद में परसों हम जो 11 की है उसको 2 भागों में रिवीजन करेंगे, पार्ट फर्स्ट में और पार्ट सेकंड में। तो उनसे समस्या आप उसी दिन मेरे को पूछ सकते हो, फिर बाद में आपका रिपोर्ट होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।